नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बीजेपी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की शुरुआत। वाराणसी में कार्यकर्ताओं को संबोधन में देश को समझाया बजट का फायदा। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पर सवाल उठाने वालों को बताया पेशेवर निराशावादी। देश को विश्व गुरु बनाना चाहती है बीजेपी। हैदराबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। कहा, पार्टी के सदस्यों की संख्या 11 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ करने का है लक्ष्य। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में लोगों से की बीजेपी से जुड़ने की अपील। कर्नाटक में सियासी संकट। कांग्रेस और जेडीएस के 14 विधायकों के इस्तीफे के बाद खतरे में कुमारस्वामी सरकार। बीजेपी नेता सदानंद गौड़ा ने कहा, न्योता मिलने पर सरकार बनाने को तैयार है पार्टी। खेती को सस्ता और टिकाऊ बनाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल बढ़ाने पर उपराष्ट्रपति का जोर। दिल्ली में गांधीवादी युवा प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार समारोह को किया संबोधित। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के प्रस्ताव का किया स्वागत। क्रिकेट विश्व कप के अपने आखिरी लीग मैच में टीम इंडिया का श्रीलंका से मुकाबला जारी। जीत के लिए जरूरी 265 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 10 ओवर में बिना विकेट खोए बनाए 59 रन। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 27 रन और रोहित शर्मा 31 रन बनाकर क्रीज पर। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में 13 महीने पुरानी कांग्रेस और जेडीएस सरकार पर संकट गहरा हो गया है। एक के बाद एक दोनों दलों के नाराज विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। कांग्रेस और जेडीएस के 14 विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफा सौंप दिया है। विधायकों का आरोप है कि उनकी और उनके क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने विधायकों का इस्तीफा उनके दफ्तर में आने की पुष्टि की है और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात नहीं होने पर विधायकों ने राजभवन जाकर राज्यपाल को अपने फैसले की जानकारी दी। जेडीएस विधायक एएच विश्वनाथ ने दावा किया है कि दोनों पार्टियों के अब तक 14 विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफा सौंपा है। Earlier, I made many statements. No, Yes. you can take points from that. The same one. Will your daughter also be tendering a resignation? I with don't you? know. She is independent. Okay. Sir, will it also You have mean to ask that her. will it also mean that is the BJP in touch with you? Are you going to cross out? No, not like that. Not like that. Now I am resigning. Okay. Tomorrow I don't know what I am going to do. Justice to North Karnataka, injustice to my constituency. वहीं कांग्रेस अपने नाराज विधायकों को मनाने में जुटी है। कांग्रेस नेता और राज्य सरकार के में मंत्री डीके शिव कुमार अपने साथ कांग्रेस के 4 विधायकों को साथ ले जाते हुए देखे गए। कांग्रेस अपने विधायकों और नेताओं की आपात बैठक कांग्रेस ने बुलाई है और कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी केसी वेणुगोपाल भी बेंगलुरु पहुंच गए हैं। इधर दिल्ली में पार्टी नेताओं की भी बैठक हुई। रुपया पैसे के प्रलोभन से, प्रजातंत्र की खरीद फरोख्त से, विधायकों की मंडी लगाकर, करोड़ों रुपए का प्रलोभन देकर, सत्ता का दबाव दिखाकर, कभी कभी फ्लैट्स की देने की व्याख्या करके कांग्रेस और जेडी की चुनी हुई सरकार को गिराने का भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है। बीजेपी ने कुमारस्वामी सरकार को अस्थिर करने के आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी नेता डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि कांग्रेस और जेडीएस विधायक अपनी अनदेखी और राज्य सरकार से नाराजगी के चलते ये कदम उठा रहे हैं। न्योता मिलने पर वो सरकार बनाएंगे। They felt that certainly continuing as a MLA,
certainly it will not good in the larger interest of his constituency and larger interest of the state. So they have decided governor is the supreme authority. As per the constitutional mandate, if he calls us, certainly we are ready to form the government because we are the single largest party. और आइए आपको बताते हैं कि विधानसभा की स्थिति क्या है कर्नाटक में। तो कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 113 विधायकों का समर्थन जरूरी है। अभी कांग्रेस के पास 78 और जेडीएस के 37 विधायक हैं। बीएसपी के 1 और 2 निर्दलीय विधायकों का कुमारस्वामी सरकार को समर्थन प्राप्त है। बीजेपी के 105 विधायक हैं, लेकिन 14 विधायकों का इस्तीफा मंजूर होने के बाद गठबंधन का आंकड़ा 104 पर आ जाएगा और बहुमत का आंकड़ा घटकर 106 हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। साथ ही अनेक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक ले जाना है। ये हमारा लक्ष्य है। नए संकल्प और नए सपने लेकर हम आगे बढ़ेंगे और यही मुश्किलों से मुक्ति का मार्ग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें पुष्पमाला अर्पित करने के बाद उन्होंने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का मतलब समझाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पूरी संभावना है। हमारे सपने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आखिर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य का मतलब क्या है? एक आम भारतीय जिंदगी का, हर एक भारतवासी का इससे क्या लेना देना है? ये आपके लिए, सबके लिए जानना भी और जानकर के घर घर जाकर के बताना भी बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोग हैं जो हम भारतीयों के सामर्थ्य पर शक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत के लिए ये लक्ष्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भी विकासशील से विकसित देश बन सकता है। भारत युवा देश है और अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। जब किसी देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो लोगों में खरीदने की क्षमता बढ़ती है और इसी से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। मैं खुद भी कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, मुझे अर्थशास्त्र का अ भी नहीं आता है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज जिस लक्ष्य की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो आपको नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर करेगा। नया लक्ष्य, नया उत्साह भरेगा, नए संकल्प, नए सपने लेकर हम आगे बढ़ेंगे और यही मुसीबतों से मुक्ति का मार्ग है। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी के मान मंदिर घाट पर स्थित वर्चुअल म्यूजियम को देखने के लिए भी पहुंचे। इस खास संग्रहालय में प्रधानमंत्री ने काशी के इतिहास से जुड़े तमाम तथ्यों की जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने यहां गंगा से जुड़ा एक वर्चुअल शो भी देखा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण कर औपचारिक तौर पर देश भर में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। ये अभियान स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही चलाया जा रहा है। इसका मकसद पर्यावरण की सुरक्षा और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर में शास्त्री जी की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा के अनावरण के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें याद किया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रभक्ति, त्याग और समर्पण के अद्वितीय प्रतीक हैं। उनका पूरा जीवन भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित रहा। कश्मीर से परमिट राज समाप्त करने और उसे भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारतीय जनता पार्टी ने आज से राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी। इसके तहत पार्टी के विभिन्न नेताओं ने देश के अलग अलग जगहों पर सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बीजेपी के देशव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत की। बीजेपी का लक्ष्य पार्टी के सदस्यों की संख्या को 11 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ करने का है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी के देशव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने टोल फ्री नंबर से शुरू इस सदस्यता अभियान के दौरान 5 सदस्यों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर इस कार्यक्रम की शुरुआत होना सोने पर सुहागा जैसा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना सोने में सुहागा है। उनके सपनों को हम पूरा कर सके, इस आशा के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जयपुर में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में भाजपा संगठन पर्व 2019 सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। तेलंगाना के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि आपने तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम किया और तेलंगाना की जनता को भी भारतीय जनता पार्टी के एक अध्यक्ष के नाते मैं कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो 19% वोट की नींव रखी है, इसके आधार पर भविष्य में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में बीजेपी के देशव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस सदस्यता अभियान के जरिए बीजेपी का लक्ष्य पार्टी के सदस्यों की संख्या 11 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज लैंड रजिस्ट्रेशन ग्लोबल प्रैक्टिसेस एंड लेसन्स फॉर इंडिया पुस्तक का विमोचन किया। ये किताब हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने लिखी है, जिसमें भूमि और संपत्ति मामलों से जुड़े पहलुओं को बताया गया है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भूमि और संपत्ति से जुड़े मामलों में वकीलों, भूमि रिकॉर्ड्स में सुधार से संबंधित नीति निर्माताओं का अहम योगदान होता है। उन्होंने कहा कि ये किताब भूमि पंजीकरण से संबंधित विषयों का अध्ययन करने वाले कानून के छात्रों के लिए मददगार साबित होगी। Is giving knowledge which he has acquired through his research or study or out of his own experience, being a civil servant of long standing in the government, is a very useful, very purposeful publication. The title of the book, Land Registration, Global Practices and Lessons for India,
is self-explanatory and reflects the importance of the subject. This book is of equal importance to all, the common man, the lawmakers and policymakers. पुस्तक विमोचन के समारोह में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि लैंड रिकॉर्ड के डेटा डिजिटल हो तो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पुस्तक ज़मीनी स्तर से अनुभव लेकर लिखी गई है। Is the indispensable future for land records. Parallel verification and confirmation is important to ensure that discrepancies that exist in paper records do not get mirrored in digital records. To my mind, this is a unique book. This is in many ways a phenomenal book, a very scholarly book based on groundwork. So let me congratulate BK on this wonderful book. और इससे पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू दिल्ली में आयोजित गांधीवादी युवा प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार समारोह में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के प्रस्ताव का स्वागत किया। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान उपराष्ट्रपति ने कृषि को और फायदेमंद बनाने के लिए खेतीबाड़ी के तौर तरीकों में बदलाव की जरूरत भी बताई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को दिल्ली में गांधीवादी युवा प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कृषि को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कृषि से जुड़े पशुपालन, डेयरी और मछली पालन जैसे क्षेत्र में भी इसको जरूरी बताया। We need to set up biotech interventions to make agriculture more viable and sustainable. These interventions must be also focus on allied sectors like animal husbandry, dairy, fisheries, integrated farming systems, food processing. These are all required. Their tomato are grown here. उपराष्ट्रपति ने कहा कि खेती अभी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, लेकिन घटते संसाधन, बारिश की अनिश्चितता और सूखे की समस्या को देखते हुए कृषि के तरीके में बदलाव की जरूरत है। इसमें सरकार, इनोवेटर्स और कृषि विज्ञान केंद्रों की अहम भूमिका है। उन्होंने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के प्रस्ताव का स्वागत किया। There are other vital areas such as health and nutrition, environment and biodiversity conservation, which require innovative biotech interventions for the benefit of society. We are all thinking that we are eating very good food. We are eating very, very colorful, polished, white, pure white rice. After removing all nutrition, we are eating that food and getting all the other diseases. We have not realized why we used to be strong in the olden days. Because we used to eat millets, jowar, bajra, रागी, so many things like that. उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और छात्रों से उनके मॉडल्स के बारे में जानकारी ली। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में एमडीएमके के महासचिव वाइको ने आज डीएमके उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। डीएमके के अन्य उम्मीदवार ट्रेड यूनियन नेता एम शनमुगम और वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने भी पर्चा दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान वाइको के साथ डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन भी मौजूद रहे। वाइको पर चेन्नई में एक बुक लॉन्च के दौरान देश विरोधी भाषण देने का आरोप है और इस मामले में उन्हें चेन्नई की एक अदालत ने दोषी भी माना है। हालांकि कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाई है। इस बीच सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक ने पूर्व मंत्री ए मोहम्मद जान और एन चंद्रशेखरन को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। तमिलनाडु से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव होना है और इसके लिए 18 जुलाई को वोटिंग होगी। तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद रही कनिमोझी लोकसभा चुनाव में सांसद चुनी गई हैं, जबकि सत्तारूढ़ एआईएडीएमके के वी मैत्रेयन, के आर अर्जुनन, टी रतनवेल, आर लक्ष्मणन और सीपीआई के डी राजा का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में पटना की एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी आज पटना कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें 10,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। राहुल गांधी ने बिहार में 13 अप्रैल को
मोदी सरनेम को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर आपत्ति जताते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि से जुड़े और भी मामले दर्ज हैं और इसी सिलसिले में उन्हें पटना के बाद इसी महीने 9, 12 और 24 जुलाई को 3 बार मानहानि मामलों में गुजरात में जिला अदालतों में पेश होना है। मेरी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, हिंदुस्तान के गरीब लोगों के साथ खड़े होने की, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े होने की है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए और हिंदुस्तान की जो आवाज है, जिसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उस आवाज के साथ खड़े होने। इधर आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज मामले में जुड़ी सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश को रिजर्व रखते हुए कहा कि जमानत पर 16 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि तब तक सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया था। सीबीआई ने सत्येंद्र जैन पर 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच अज्ञात स्रोतों से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया है। इस मामले में अगस्त 2017 में केस दर्ज किया गया था। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में आज सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। 3 महिला नक्सलियों समेत 4 नक्सली मारे गए हैं। ये धमतरी जिले के खल्लारी और मेचका गांव के बीच स्थित जंगलों में हुई, जहां पुलिस दल की विशेष टीम और एसटीएफ के जवान गश्त पर थे। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त की जा रही है। दरअसल एसटीएफ और डीआरजी की टीम को मादागिरी की पहाड़ी इलाकों में नक्सलियों के छिपे होने की खबर मिली थी और इसके बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया था। बात करते हैं असम के, जहां जापानी बुखार की वजह से 49 लोगों की मौत हो चुकी है और 190 लोगों में इस बीमारी से जुड़े लक्षण पाए गए हैं। असम के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को मामले की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने स्थिति की गंभीरता के मद्देनजर राज्य के सभी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। हिमंत विश्व शर्मा के मुताबिक असम के कोकराझार जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में जापानी बुखार के वायरस का असर देखा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और बीमारी की रोकथाम के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल कॉप्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की ओर से राजधानी दिल्ली में आज खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बेहतर कामकाजी माहौल के लिए सहकारी समितियों के योगदान को सराहा गया। सहकारिता दिवस के मौके पर इस साल कार्यक्रम की थीम रखी गई कॉप्स फॉर डिसेंट वर्क। सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों के समर्थन में इस थीम का चुनाव किया गया है। NSUI के ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में कई प्रख्यात व्यक्तियों ने सहकारिता दिवस की थीम पर अपने विचार रखे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर साल जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है, जिसका मकसद सहकारिता के प्रति जागरूकता फैलाना है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक डॉक्टर हरीश चंद्र बर्नवाल की लिखी पुस्तक मोदी नीति का आज अनावरण किया गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर हरीश चंद्र बर्नवाल की लिखी पुस्तक मोदी नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 5 सालों की कार्यशैली को दर्शाती है। मोदी नीति पुस्तक में आंकड़ों के इस्तेमाल से संदर्भों को विश्लेषित किया गया है और किताब के में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि आज जब ये महसूस किया जा रहा है कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी, तो इस आत्मविश्वास के पीछे की असल वजह क्या है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय समेत कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित दिग्गजों ने पुस्तक के कई आयामों पर सार्थक चर्चा भी की। मोदी नीति जिसका अभी लोकार्पण हुआ है, ये अकेली और पहली पुस्तक नहीं है, बल्कि ये एक सिलसिले का हिस्सा है।
ये मोदी नीति जिस समय आई है, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लोगों का नजरिया बदला है। और ये पुस्तक जिस तरह से लोग अब नरेंद्र मोदी को समझना चाहते हैं, ये पुस्तक भी नरेंद्र मोदी को नए सिरे से समझाने का प्रयास इसमें है। गुलाबी शहर के नाम से मशहूर राजस्थान के जयपुर शहर को वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आज यूनेस्को की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 43वें सत्र की बैठक के बाद ये घोषणा की गई। अज़रबैजान की राजधानी बाकू में 30 जून से 10 जुलाई तक के लिए आयोजित इस सत्र में जयपुर का नाम विश्व विरासत सूची में डालने पर विचार विमर्श हुआ और बाद में इसे मंजूरी भी दे दी गई। वास्तुकला और संस्कृति के लिए जाने जाने वाला जयपुर शहर पर्यटकों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है और यहां हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर शहर को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दिए जाने पर खुशी व्यक्त की है। ट्विटर संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा कि जयपुर का जुड़ाव संस्कृति और वीरता से है और यहाँ की बेहतरीन मेहमान नवाजी हमेशा लोगों को आकर्षित करती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ट्विटर पर यूनेस्को के फैसले को लेकर खुशी जताई है। और बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट विश्व कप के अपने आखिरी लीग मैच में टीम इंडिया का श्रीलंका से मुकाबला जारी है। जीत के लिए जरूरी 265 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 17 ओवर में बिना विकेट खोए 97 रन बना लिए हैं। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और रोहित शर्मा क्रीज पर हैं। और इससे पहले श्रीलंका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 7 विकेट पर कुल 264 रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से एंजेलो मैथ्यूज ने शतकीय पारी खेली। एंजेलो मैथ्यूज ने 113 रन बनाए। वहीं लहिरू थिरिमाने ने भारत के खिलाफ अर्धशतक लगाते हुए 53 रन बनाए। गेंदबाजी में भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने श्रीलंका के 3 विकेट चटकाए, जबकि भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को एक एक विकेट मिले। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।